सोललैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि एबिसल जीवों का अचानक हमला बहुत खतरनाक साबित हुआ, जिसमें 6 क्लॉड डेमन एम्परर भी शामिल था, लेकिन ब्लड गॉड लीजियन ने मुश्किल से उन्हें रोक लिया। झांग हुआन यून के नेतृत्व में रक्षा मजबूत की गई, पर असली चिंता ये है कि एबिसल जीवों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता और खतरा लगातार बना हुआ है। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोबल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। झांग हुआन्युन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हमने पहले ही सहायता के लिए अनुरोध भेज दिया है, लेकिन उन्हें यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। यहाँ तक कि बैटल गॉड हॉल की सहायता को भी आने में 10 दिन लगेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सील में गड़बड़ी क्या है। भले ही उनकी सहायता पहुँच जाए, तब भी हम इन अबिसल जीवों से लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ब्लड वन की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। नीचे बहुत अधिक अबिसल जीव मौजूद थे और किसी को नहीं पता था कि आगे कितने अबिसल सम्राट प्रकट होंगे। यदि वे अबिसल मार्ग के भीतर गहराई तक नहीं जा सके तो वे ये पता नहीं लगा पाएंगे कि सील में क्या समस्या है, और ये स्थिति लगभग असंभव सी लग रही थी। ये संकट बहुत अचानक आया था और इसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया था। ब्लड वन ने गंभीर स्वर में कहा, आइए पहले देखते हैं कि 6 क्लॉड डीमन एम्परर के अलावा कोई और अबिसल सम्राट आता है या नहीं। अगर नहीं तो हमें अबिसल मार्ग में जाकर जांच करनी होगी। ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से उसी के कंधों पर आने वाली थी। झांग हुआन्युन जी सिर हिलाया और कहा, तुम अभी जाकर आराम करो, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है, ब्लड वन ने संक्षिप्त उत्तर दिया और पीछे हटकर मार्ग के किनारे बैठ गया, जहां वो अन्य ब्लड गॉड्स के साथ ध्यान में लीन हो गया। पिछले 6000 वर्षों में ब्लड गॉड बटालियन ने अबिसल मार्ग से निपटने के लिए परिपूर्ण रणनीतियां विकसित कर ली थी, और थोड़े समय में इन जीवों के लिए उनकी रक्षा पंक्ति तोड़ना असंभव था। 20,000 से अधिक सैनिक पहले ही वहां पहुंच चुके थे और वे किसी भी समय अपने साथियों की जगह लेने के लिए तैयार थे। जो सैनिक युद्ध में शामिल नहीं थे, वे ध्यान करते हुए धीरे धीरे अपनी आत्मिक शक्ति अर्थात सोल पावर को बैटरियों में प्रवाहित कर रहे थे। मानव शरीर की सोल पावर को लगातार पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। फिर भी इस वर्तमान स्थिति में उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ये सब उन्होंने पहले कई बार अभ्यास किया था। टांग वुलिन जब बैटल नेट से बाहर आया तो वो अभी भी उत्साह से भरा हुआ था और उसका पहला विचार गुयुएना से मिलने का था। वो अपने स्टार कैबिन से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो कपड़े पहनने ही वाला था, अचानक सायरन की तेज आवाज गूंज उठी। वो चौंक गया। कुछ क्षण बाद उसे एहसास हुआ, क्या अबिसल मार्ग पर कुछ हो रहा है? ये उसके लिए बेहद आश्चर्यजनक था, क्योंकि पिछली अबिसल लहर अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुई थी। फिर भी वो सेना का सैनिक था और ब्लड गॉड बटालियन का वर्तमान ब्लड 9 भी था, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई की। उसने जल्दी से अपनी वर्दी पहनी और अपने 2 वर्ड बैटल आर्मर को धारण कर लिया। फिर पंख फड़फड़ाते हुए अबिसल मार्ग की ओर उड़ गया। दूर से ही उसे विस्फोटों की गूंज और पहाड़ों में कंपन महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसने देखा कि लगभग पूरी सेना अबिसल मार्ग के बाहर तैनात थी। विशाल सोल हथियार चारों ओर लगे हुए थे और झांग हुआन्युन ऊपर हवा में स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। उसे ब्लड गॉड बटालियन के सभी सदस्य भी दिखाई दिए, जो मार्ग के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। ब्लड वन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और इशारा किया। टांग वुलिन तुरंत नीचे उतरा। उसके आते ही सैनिकों के चेहरों पर उत्साह झलकने लगा। ये उनका गोल्डन ड्रैगन किंग था। उसकी उपस्थिति ने सबका मनोबल बढ़ा दिया। वो ब्लड वन के पास पहुंचा और धीरे से पूछा, क्या हुआ सीनियर ब्लड वन? ब्लड वन के चेहरे पर एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैंने अभी तक मौका भी नहीं बनाया था और अबिसल जीव खुद ही हमारे पास आ गए हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा। टांग वुलिन हैरान रह गया। क्या मतलब? ब्लड वन मुस्कुराया, अब से मेरे पास रहो और वही करो जो मैं कहूँ। तुम अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर इस्तेमाल कर सकते हो ना? हाँ, अच्छा, अभी आराम करो। टांग वुलिन तुरंत ध्यान में बैठ गया। इसी बीच युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था। शुरुआत में केवल नज़दीक से लड़ाई करने वाले जीव थे, लेकिन अब दूर से हमला करने वाले जीव भी आने लगे। वे सोल कैनन और लेज़र के खिलाफ जवाबी हमला करने लगे। 6 क्लॉड डीमन एम्परर हवा में तैर रहा था और अपने सैनिकों को आदेश दे रहा था। अबिसल मार्ग के भीतर एक काला भंवर तेजी से बड़ा होता जा रहा था। मारे गए जीवों की ऊर्जा वापस जाने के बजाय उसी में समा रही थी। तभी उस भंवर से एक और भयानक प्राणी बाहर आया। उसके 8 पैर थे, शरीर 3 भागों में बटा हुआ था। उसका सिर सबसे बड़ा था और उसके मुंह में बड़े बड़े पंजों जैसे जबड़े थे। उसके सिर पर लंबे लंबे स्पर्शक अर्थात फीलर्स थे। जो भी कमजोर अबिसल जीव उसके स्पर्शकों के संपर्क में आता, तुरंत धुंध बनकर नष्ट हो जाता और वो ऊर्जा उसके शरीर में समा जाती। इसके 8 पैर लगातार जमीन पर जोर डाल रहे थे और उसे उस भंवर से खुद को बाहर खींचने में काफी मेहनत करनी पड़ रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो पीछे से कोई जबरदस्त खिंचाव उसे वापस अंदर खींच रहा हो। उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा, जहां 6 क्लॉड डेमन एम्परर हवा में मंडरा रहा था और नीचे सब कुछ ढक रहा था। तभी वो विशाल चींटी जैसा एबिसल प्राणी अचानक उछलकर मार्ग की दीवार से चिपक गया। उसके विशाल सिर का अगला हिस्सा अचानक पेचदार कॉक्सक्लो आकार का हो गया और उसने उसे दीवार में दे मारा। ऐसा करते ही उसका वो पेचदार सिर तेजी से घूमने लगा। क्लैंग! एक जोरदार आवाज गूंजी और मार्ग की सतह पर तुरंत प्रकाश की लहरें फैल गईं। ये लहरें चारों ओर फैल गईं और मार्ग के नीचे लगी सील तुरंत चमक उठी। विशाल चींटी उछलकर दूर जा गिरी। फिर उसने अपना सिर हिलाया, जैसे थोड़ी चकराई और असमंजस में हो। उसने मानव भाषा में बड़बड़ाते हुए कहा, इंसानों द्वारा बनाई गई ये सील हमेशा की तरह परेशान करने वाली है। अगर मेरा असली शरीर भी यहाँ उतर आए तब भी मैं इस सील को नहीं तोड़ सकता। लगता है बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, इस मार्ग के निकास से। 108 एबिसल सम्राटों में 6 क्लॉड डेमन एम्परर 97वें स्थान पर था, जबकि एंट एम्परर 76वें स्थान पर था। हमले में शामिल होने के बजाय एंट एम्परर बस दीवार पर टिककर इंतजार करता रहा। हमले के अग्रिम दस्ते के रूप में उनका उद्देश्य समय खरीदना और अधिक से अधिक सामान्य एबिसल प्राणियों को यहाँ मरने देना था। जब वे मरते तो एबिसल ऊर्जा में बदल जाते, जो इस काले भंवर को और बड़ा करने में मदद करती। ये भंवर वास्तव में एक वैकल्पिक एबिसल मार्ग था, जिसे इस ओर मौजूद इंसानों की मदद से बनाया गया था। जैसे जैसे ये मार्ग फैलता और अधिक एबिसल सम्राट उसमें से गुजर सकते थे और वे एक ही झटके में मानव दुनिया पर कब्जा करने वाले थे। इस समय वहां केवल 6 क्लॉड डेमन एम्परर और एंट एम्परर ही मौजूद थे, इसलिए वो बहुत बड़ा खतरा नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे मार्ग फैल रहा था और अधिक सामान्य एबिसल प्राणी पागलों की तरह बाहर निकल रहे थे और आगे चलकर अन्य एबिसल सम्राट भी बाहर आ सकते थे। ब्लड गॉड लीजन इस सबसे पूरी तरह अनजान थी। वो बस व्यवस्थित तरीके से रक्षा करते रहे, जबकि अनगिनत एबिसल प्राणी मरते गए और एबिसल ऊर्जा में बदलते गए। क्या रडार ने कुछ पता लगाया? झांग हुआनयून ने जांच विभाग से पूछा। ब्लड गॉड लीजन के पास पूरे फेडरेशन के सबसे उन्नत सेंसर और डिटेक्शन उपकरण थे। फिलहाल हम केवल इतना देख सकते हैं कि नीचे से बहुत बड़ी संख्या में एबिसल प्राणी लगातार निकल रहे हैं और वहाँ एक शक्तिशाली अस्तित्व भी है जो नीचे वाले बड़े प्राणी से कमजोर है। लेकिन एबिसल ऊर्जा के तीव्र उतार चढ़ाव के कारण हमारे उपकरण गहराई में क्या हो रहा है ये नहीं देख पा रहे। ठीक है, काम जारी रखो। झांग हुआनयून का शरीर हिला और वो ब्लड 1 के पास पहुंचा। ब्लड 1 खड़ा हुआ और हल्के से सिर हिलाया। झांग हुआनयून ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें कवर दे सकता हूं, लेकिन क्या ऐसा करने से हम एबिसल प्लेन को सतर्क नहीं कर देंगे? ब्लड 1 मुस्कुराया। ये सवाल नहीं है कि वो सतर्क होंगे या नहीं। अगर हम उनके किसी सम्राट को नष्ट कर पाए तो हम वास्तव में एबिसल प्लेन को कमजोर कर देंगे और ये मौका हम खो नहीं सकते। हमें गहराई में क्या हो रहा है नहीं पता, इसलिए हमें एक ही वार के बाद पीछे हटना होगा। मैं उसे रोकूंगा और तुम उसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है। झांग हुआनयून ने सिर हिलाया और फिर से हवा में पहुंच गया। प्रति मिनट 300 की दर से हाई एक्सप्लोसिव बम छोड़ो। जलती हुई सफेद रोशनी के गोले तेजी से तोपों से निकलने लगे। हर मिनट 300। हर गोले में एक छोटा धातु का बॉल था जो अधिकतम फैलाव पर विस्फोट करता। यद्यपि ये बम लंबी दूरी तक नहीं जा सकते थे, लेकिन इनकी विस्फोटक शक्ति बहुत अधिक थी और ये श्रृंखलाबद्ध विस्फोट कर सकते थे। इसलिए संकेंद्रित क्षेत्र में इनका प्रभाव बेहद घातक था। 300 बमों के विस्फोट से पूरा मार्ग तेज सफेद रोशनी से भर गया। अनगिनत एबिसल प्राणी नष्ट हो गए और उनकी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। कुछ समय के लिए मार्ग के अंदर के सभी एबिसल प्राणी समाप्त हो गए। उसी समय झांग हुआनयून ने तेजी से आदेश दिए और निकास पर रक्षा पंक्ति ढीली कर दी गई। सफेद रोशनी के पर्दे के पीछे उसके पीछे एक चंद्रमा जैसी चमकदार दर्पण प्रकट हुआ। शुरू में उसका व्यास आधा मीटर था, लेकिन 3 सोल रिंग्स के एक्टिव होते ही वो पलक झपकते ही 50 मीटर से बड़ा हो गया। उसके पीछे उकेरे गए ड्रैगन के पैटर्न जीवित से लगने लगे। उसी क्षण एक आकृति चुपचाप मार्ग में घुसी और गायब हो गई। 6 क्लॉड डेमन एम्परर ने खुद को बचाने के लिए अपनी 6 बुझाएं उठा ली। उसे अपने साथियों के मरने की कोई परवाह नहीं थी। जितने मरते उतना ही भंवर बड़ा होता। लेकिन तभी उसे अचानक ठंडक लगी। उसे लगा कि आसपास की जगह बदल गई है, मानो उसे एक अलग बंद स्थान में कैद कर दिया गया हो, जहां आवाज अंदर बाहर नहीं जा सकती। वो चौंक गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। 4 विशाल तलवारों ने उस स्थान को घेर लिया। आसमान से एक प्रकाश किरण उस पर गिरी और अगले ही पल वो सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो गया, जैसे कोई अमर स्वर्ग चला गया हो।
उसका विशाल शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। एंट एम्परर ये सब ठंडे भाव से देख रहा था। लेकिन तभी उसने देखा 4 प्राचीन तलवारें अचानक प्रकट हुईं, जिन्होंने स्पेस को चीर दिया और 6 क्लॉड डेमन एम्परर को ऐसे बंद कर दिया जैसे किसी डिब्बे में कैद कर दिया गया हो। वो जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाया और रोशनी की एक लकीर बनकर गायब हो गया। विशाल संख्या में मौजूद एबिसल जीवों ने न केवल मानव सैनिकों की दृष्टि को बाधित किया, बल्कि नीचे मौजूद एंट सम्राट की दृष्टि भी रोक दी। उसे अभी तक ये समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ। ठीक उसी क्षण तक जब 6 क्लॉड डेमन सम्राट गायब हो गया। ये तो अविश्वसनीय था। क्या मनुष्य 6 क्लॉड डेमन सम्राट का अपहरण कर सकते थे? क्या वे पहले से ही इतने शक्तिशाली हो गए थे? एंड सम्राट स्तब्ध होकर देखता रह गया, लेकिन उसमें आगे बढ़ने का साहस नहीं था। वो 6 क्लॉड डेमन सम्राट से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन 6 क्लॉड डेमन सम्राट के पास स्थानिक यानी स्पेशल क्षमताएं थी। इसी वजह से उसे सबसे पहले भेजा गया था। इसके अलावा उसके पास असंख्य साथी भी थे, इसलिए उसे अग्रिम मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई थी। युद्ध क्षमता में एंट सम्राट 6 क्लॉड डेमन सम्राट से श्रेष्ठ था, लेकिन अगर वही अजीब स्थिति उसके साथ होती तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो उसका सामना कर पाता। वो लापरवाही से आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिर ये मनुष्य करना क्या चाहते थे? अगर वे 6 क्लॉड डेमन सम्राट को पकड़ भी लें तो क्या? भले ही 6 क्लॉड डेमन सम्राट मर जाए, उसका प्लेनर कोर उसकी ऊर्जा को वापस एबिसल प्लेन में पहुंचा देगा। ये ऐसी चीज थी जिसे मनुष्य रोक ही नहीं सकते थे। रोशनी चमकी और झांग हुआन विन के पीछे का विशाल दर्पण फिर से मंद पड़ गया। हालांकि उस दर्पण के भीतर एक विशाल आकृति प्रकट हुई जो अपने आसपास को हैरानी से देख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि 6 क्लॉड डेमन सम्राट था। झांग हुआन विन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। अब सब कुछ इसी पर निर्भर था। 108 संख्या सुनने में बड़ी लग सकती थी, लेकिन यदि वे एबिसल सम्राटों को एक एक करके नष्ट करें तो एबिसल प्लेन की नींव को हिलाना मुश्किल नहीं होगा। ये सोचकर उसने काओ देझी की ओर देखा और उसे अंगूठा दिखाया। ये हार्टलेस डुओलो वास्तव में बेहद शक्तिशाली था। आखिरकार ब्लड वन से यही अपेक्षा थी कि वो एक ही पल में एबिसल सम्राट को पकड़ सके। पिछले कई दशकों में हार्टलेस डुओलो वही व्यक्ति था जिसने एबिसल प्लेन में सबसे अधिक बार प्रवेश किया था। उसने पहले भी एबिसल सम्राटों की हत्या की थी, जिससे एबिसल के कुछ स्तरों में अराजकता और अशांति फैल गई थी और ब्लड गॉड लीजन को आराम और पुनः संगठित होने का समय मिल गया था। ये 6 क्लॉड डेमन सम्राट स्पष्ट रूप से कमजोर एबिसल सम्राटों में से एक था और उसे पकड़ना उसके लिए एक सरल कार्य था। वुलन, तांग वुलन के कान के पास एक आवाज गूंजी जिससे वो ध्यान अवस्था से बाहर आ गया। उसने मुड़कर देखा, काओ देज ही उसके पास खड़ा था। काओ देज ही बोला, मेरे साथ चलो। उसने तांग वुलन के कंधे को पकड़ा और उसके शरीर से अचानक एक बेहद तीक्ष्ण आभा फूट पड़ी। अगले ही क्षण तांग वुलन को ऐसा लगा जैसे वो किसी अजीब और अमूर्त दुनिया में पहुंच गया हो। उसके आसपास सब कुछ विकृत था, लेकिन साथ ही बेहद धारदार भी। ऐसा लगता था कि अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो वो तुरंत टुकड़ों में कट जाएगा। उसने पहले ये शिंगलान की तलवार मंशा यानी सॉर्ड इंटेंट का अनुभव किया था और उसे सिमा जिनची के खिलाफ उसकी लड़ाई भी याद थी जब उसने सॉर्ड सोल प्राप्त किया था। लेकिन ये सब उस अनुभव के सामने कुछ भी नहीं था जो वो अब महसूस कर रहा था। ये रहस्यमयी तलवार मंशा मानो जीवित थी, जिसने पूरे आसपास के अंतरिक्ष को जोड़ रखा था और उसे उसमें स्वतंत्र रूप से यात्रा करा रही थी। क्या यही वो शक्ति थी जो मनुष्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर प्राप्त कर सकते हैं? तांग वुलिन का हृदय आश्चर्य से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्लड वन इतना सक्षम हो सकता है। ब्लड वन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वुलिन, अब तुम्हें जो करना है वो ये कि इस एबिसल जीव को अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से भेदना है। हमें ये परीक्षण करना है कि क्या तुम वास्तव में इन शक्तिशाली एबिसल जीवों को मार सकते हो। अगर तुम्हारा शरीर इस ऊर्जा को संभाल न सके तो तुरंत मुझे बताना। उसे यहाँ एक एबिसल जीव को मारने लाया गया था। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, उसके आसपास का दृश्य बदल गया। बिना किसी पूर्व संकेत के वो और ब्लड वन किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए। चारों तरफ केवल बादल और शक्तिशाली ऊर्जा के झोंके थे और सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी, वही 6 क्लॉड डेमन सम्राट। इस समय वो बेहद भ्रमित दिख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने तांग वुलिन और ब्लड वन को देखा, उसने क्रोध से दहाड़ लगाई और अपनी 6 भुजाओं को हवा में घुमाया, जिससे आसपास की हवा विकृत हो गई। लेकिन उसी क्षण आसपास का धुंध और बादल जंजीरों में बदल गया और उसकी विशाल देह को जकड़ लिया, जिससे उसकी ऊर्जा तुरंत शांत हो गई। ब्लड वन ने हाथ हिलाया और एक प्राचीन लंबी तलवार प्रकट हुई। वो तलवार 2 में
फिर 4 में विभाजित हुई और चारों तलवारें तुरंत 6 क्लॉड डेमन सम्राट के सिर के चारों ओर प्रकट हो गईं, जिससे विकृत स्थान तुरंत स्थिर हो गया। आगे बढ़ो वुलन, ब्लड वन ने गंभीर स्वर में कहा। तांग वुलन ने बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा, उसकी पीठ पर पंख उभर आए और उसने गोल्डन ड्रैगन टेक्स फ्लाइट का प्रयोग किया। साथ ही उसका गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उसके हाथ में प्रकट हुआ और उसने उसे सीधे 6 क्लॉड डेमन सम्राट की ओर भोंक दिया। 6 क्लॉड डेमन सम्राट की 16 जोड़ी संयुक्त आंखें क्रोध और अपमान से भरी थीं। वो मृत्यु से नहीं डरता था। उसका प्लेनर कोर उसकी ऊर्जा को वापस एबिसल प्लेन में पहुंचा देता और उसके पास पुनर्जीवित होने का मौका रहता। लेकिन वो इस रहस्यमयी स्थिति में मरना नहीं चाहता था। जैसे जैसे तांग वुलिन उसके करीब आया, उसे ब्लड वन की शक्ति का और अधिक एहसास हुआ। चारों तलवारें उसे पूरी तरह जकड़े हुए थीं। तांग वुलिन ने भाला पीछे की ओर खींचा, लेकिन उसके सीने से टकराते ही उसे भारी प्रतिरोध महसूस हुआ। क्या शक्तिशाली शरीर है, उसने सोचा। तुरंत उसने गोल्डन ड्रैगन वाइब्रेशनल एक्सप्लोजन का प्रयोग किया। धम, भाला उसके शरीर में घुस गया। अगले ही पल भाला सफ़ेद चमक से दमक उठा और सफ़ेद प्रकाश उसकी भुजा से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गया। तांग वुलिन हल्का कांप उठा। ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह उसके शरीर में उमड़ पड़ा। ये अनुभव वैसा ही था जैसा उसने ड्रैगन वैली में पहली बार ऊर्जा अवशोषित करते समय महसूस किया था, लेकिन ये उससे भी अधिक शुद्ध और सघन था। उसका ड्रैगन कोर जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी सोल कोर चमक उठी। उसने तुरंत मिस्टीरियस हेवन मेथड सक्रिय किया और इस ऊर्जा को नियंत्रित करने लगा। उसका शरीर मानो गुब्बारे की तरह फैलने लगा। ब्लड वन ये सब देख रहा था और 6 क्लॉड डेमन सम्राट के चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर भय छा गया। वो महसूस कर सकता था कि ये मानव उसकी एबिसल ऊर्जा को सोख रहा है। ये कैसे संभव था? क्या ये वही मानव था जिसके बारे में सबसे शक्तिशाली एबिसल सम्राट बात कर रहे थे, जो एबिसल ऊर्जा को निगल सकता है? क्या कोई इंसान सच में ऐसा कर सकता था? ये तो सच में अविश्वसनीय था। उसके चेहरे पर सदमे और भय का भाव उभर आया। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। वो ऐसा होने नहीं दे सकता था। उसे किसी भी तरह यहाँ की पाबंदियों को तोड़कर एबिसल प्लेन में वापस जाना था। तभी उसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना थी। ये सोचते ही 6 क्लॉड डीमन एम्परर का शरीर तेजी से फैलने और सिकुड़ने लगा और उसके भीतर एक हल्की रोशनी चमकने लगी। ये एक अजीब बैंगनी रोशनी थी और जैसे ही ये प्रकट हुई, उसका विशाल शरीर अंदर की ओर सिमटने लगा। ब्लड वन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने अपना दाया हाथ हवा में लहराया और एक और प्राचीन लंबी तलवार बिजली की तरह निकलकर 6 क्लॉड डीमन एम्परर के शरीर को जकड़ गई, जिससे उसके सिकुड़ने की गति काफी धीमी हो गई। समय बहुत कम है वुलिन, ये खुद को विस्फोट करने की कोशिश कर रहा है, ब्लड वन ने कहा। उसे एबिसल सम्राटों से निपटने का सबसे ज्यादा अनुभव था, इसलिए वो उनकी क्षमताओं से भली भांति परिचित था। अगर कोई एबिसल सम्राट मर भी जाए तो उसकी एबिसल ऊर्जा तुरंत एबिसल प्लेन की ओर भाग जाती है। ये ऊर्जा किसी भी चीज को पार कर सकती थी और झांग हुआन युन का डोमेन भी इसे रोक नहीं सकता था। अगर ये ऊर्जा निकल गई तो कुछ समय बाद वो सम्राट फिर से जीवित हो जाता और उनका पूरा मिशन निष्फल हो जाता। तांग वुलिन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। भले ही उसका गोल्डन ड्रैगन स्पीयर तेजी से ऊर्जा सोख रहा था, लेकिन डीमन एम्परर के भीतर की ऊर्जा भी उग्र होती जा रही थी, जैसे वो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उसे महसूस हुआ कि डीमन एम्परर के भीतर कोई स्पेशल सत्ता मौजूद है जो उसकी ऊर्जा को पूरी ताकत से सोख रही है। सीनियर ब्लड वन, ये शायद एक स्पेशल पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा है। आप अचानक तांग वुलिन की आवाज रुक गई और उसके माथे के बीच में एक अजीब कंपन हुआ जो पूरे शरीर में फैल गया। ब्लड वन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसके चारों ओर की तलवारें चमकने लगीं, जो अंतरिक्ष को काटती हुई आगे बढ़ीं। लेकिन तभी 6 क्लॉड डीमन एम्परर के शरीर से शक्तिशाली स्पेशल ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे उसका पूरा अस्तित्व अंदर की ओर ध्वस्त हो रहा हो। तुम कमजोर इंसान सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो। तुम पूरी दुनिया से कैसे लड़ोगे? एबिसल प्लेन की शक्ति लगभग दैवीय है। मेरा प्लेनर सीड मुझे वापस एबिसल प्लेन में ले जाएगा और मैं जल्द ही लौटूंगा। प्लेनर सीड? ब्लड वन ने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना था। वो समझ गया कि स्थिति उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। अचानक तांग वुलिन के पैरों के नीचे 6 सोल रिंग प्रकट हुए, 4 काले, 1 हरा और 1 नारंगी। 5वां हरा सुनहरा रिंग चमका और उसके माथे से हरी रोशनी की किरण बिजली की तरह निकली। उसके माथे पर एक छोटा पौधे जैसा चिन्ह उभरा था, जिससे ये रोशनी निकल रही थी। ये हरी रोशनी डीमन एम्परर के सीने पर गिरी और वहां का मांस पिघलकर एक छेद बन गया। फिर ये रोशनी एक शाखा में बदल गई जो पत्तों से भरी हुई थी और सीधे उसके सीने में धंस गई।
क्या? ये क्या है? आह! डीमन एम्परर दर्द से चीख उठा। पूरी जगह कांपने लगी, लेकिन उसकी छाती से हरी रोशनी लगातार चमक रही थी। तांग वुलिन को महसूस हुआ कि उसके भीतर का सीड ऑफ लाइफ खुशी और उत्साह से भर गया, जैसे बचपन में माँ के हाथ का खाना खाने पर महसूस होता है। उसके शरीर में जीवन ऊर्जा भर गई और हर कोशिका जैसे उत्सव मना रही थी। उसका शरीर और मन पूरी तरह ताजगी से भर गया। क्या ये स्पिरिट डोमेन शक्ति है? उसने सोचा। डीमन एम्परर अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो शाखा उसके सीने में जड़ पकड़ चुकी थी। ब्लड वन भी ये देखकर हैरान रह गया। अब साफ था कि डीमन एम्परर को घातक चोट लग चुकी है। तांग वुलिन का ड्रैगन कोर तेजी से धड़कने लगा और उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसका सोल कोर भी विकसित हो रहा था। अचानक डीमन एम्परर कांपकर शांत हो गया। शाखा वापस तांग वुलिन के माथे में चली गई और उसके सिरे पर एक बैंगनी क्रिस्टल था। ये प्लेनर सीड था। उससे हरी ऊर्जा बहकर तांग वुलिन के शरीर में समा गई। 6 पौधे जैसे महान जीव उसके चारों ओर प्रकट हुए और सभी अत्यंत प्रसन्न दिख रहे थे। तांग वुलिन ने पूछा, ये क्या हो रहा है? ये बैंगनी क्रिस्टल क्या है? ब्यूटीफुल सिल्क ट्यूलिप हंस पड़ा। मास्टर, आप बहुत किस्मत वाले हैं। ये सीड ऑफ लाइफ अब सच में अंकुरित हो रहा है। तांग वुलिन ने जल्दबाजी में कहा, रुको, क्या तुम इसे थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हो? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ब्लड वन भी ये देखकर बहुत हैरान था कि अचानक इतने सारे शक्तिशाली आभा वाले जीव तांग वुलिन के आसपास प्रकट हो गए थे। ये सभी जीव समृद्ध जीवन ऊर्जा विकीर्ण कर रहे थे और ये स्पष्ट था कि उनका तांग वुलिन से बहुत गहरा संबंध था। ब्यूटीफुल सिल्क ट्यूलिप ने उत्तर दिया, इस विषय पर हमारा सारा ज्ञान हमें जीवन के बीज द्वारा प्रदान किया गया है। जीवन का बीज वास्तव में हमारी दुनिया के सभी जीवन का मूल स्रोत है, इसलिए एक अर्थ में ये प्रकृति का प्रतिनिधि है। ये बीज प्राचीन गोल्डन ट्री के भीतर एक विशेष रूप में निवास करता रहा है, लेकिन तुम मनुष्यों द्वारा महाद्वीप के संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पौधों और आत्मा प्राणियों सोल बीस्ट्स की संख्या तेजी से घट गई, जिससे जीवन ऊर्जा में भारी कमी आई। कई वर्षों बाद जीवन का बीज किसी कारण से अचानक जाग गया और उसमें कुछ हद तक चेतना आ गई। ऐसा लगा कि उसने कुछ महसूस किया और इसी वजह से उसने गोल्डन ट्री को प्रेरित किया कि वो अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करे। इस समय ब्यूटीफुल सिल्क ट्यूलिप की आवाज़ काफ़ी गंभीर हो गई थी और उसने आगे कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मनुष्यों ने महाद्वीप को इस हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया है कि पूरा महाद्वीप विनाश के कगार पर है। इसलिए जीवन के बीज ने तुम्हें प्रकृति का पुत्र चुना, इस आशा में कि तुम महाद्वीप की जीवन ऊर्जा और जीवंतता को पुनर्स्थापित कर सको, ताकि इसका अंत ना हो। ये सुनकर तांग वुलिन और ब्लड वन दोनों ही बेहद चौंक गए। क्या पर्यावरणीय क्षति सच में इतनी गंभीर हो चुकी थी? ब्यूटीफुल सिल्क ट्यूलिप ने आगे कहा, जीवन का बीज पूरे महाद्वीप की जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे पूरी तरह जागृत होने और अंकुरित होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम अकेले कर सको। इसलिए जब प्राचीन गोल्डन ट्री नष्ट हुआ तो उसने जीवन का बीज तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित कर दिया। जीवन का बीज उम्मीद करता है कि तुम्हारे साथ रहकर वो पर्याप्त जीवन ऊर्जा का स्रोत ढूंढ पाएगा जिससे वो सक्रिय हो सके। हम जैसे पौधे जीवन के बीज की आभा से विकसित हो सकते हैं और साथ ही हमारी जीवन ऊर्जा भी उसे वापस मिलती है, जिससे उसकी जीवन शक्ति बनी रहती है। हमारे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान है, साथ ही एक जिम्मेदारी भी। लेकिन वर्तमान में जीवन का बीज बहुत कमज़ोर स्थिति में है क्योंकि पूरे विश्व की जीवन ऊर्जा घट रही है। इसलिए हमें नहीं पता था कि वो कब वास्तव में जाग पाएगा। फिर वो क्षण आया जब तुमने अपना सोल कोर प्राप्त किया और इतनी विशाल जीवन ऊर्जा उत्पन्न की कि जीवन का बीज जाग उठा और अंकुरित हो गया। लेकिन हम सभी जानते थे कि उसने ये मजबूरी में किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद उसे जागने का अगला अवसर अनगिनत वर्षों तक नहीं मिलता। क्योंकि उसने खुद को मजबूर करके अंकुरित किया, इसलिए उसमें ऊर्जा की भारी कमी हो गई और अब वो धीरे धीरे जीवन ऊर्जा खोजकर खुद को पुनः भर रहा है। इसीलिए तुम्हारी सैन्य सेवा समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें किसी वन में जाने का सुझाव देने वाला था जहां जीवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने इतनी जल्दी वो ऊर्जा ढूंढ ली जिसकी जीवन के बीज को सबसे अधिक आवश्यकता थी। ये बैंगनी क्रिस्टल शुद्धतम जीवन ऊर्जा का रूप है। ये प्लेनर स्तर की जीवन ऊर्जा है और यही जीवन के बीज को सबसे अधिक चाहिए।
इसके अलावा ये हमारे संसार की नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जीवन के बीज ने किसी दूसरे आयाम यानी प्लेन की ऊर्जा से खुद को पुनः भर लिया है। ये उसके लिए सबसे आदर्श स्थिति है। यदि संभव हो तो ऐसे और जीवन रूपों को खोजो और उनकी ऊर्जा को अवशोषित करो। इससे जीवन के बीज के पूरी तरह जागने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तांग वूलिन और ब्लड वन ये सब सुनकर अत्यंत चकित रह गए। प्लेनर ऊर्जा? क्या इसका मतलब था कि 6 क्लॉड डेमन एम्परर के शरीर में अबिसल प्लेन की जीवन ऊर्जा मौजूद थी? इस बीच गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की चमक धीरे धीरे कम हो गई और उस समय तक 6 क्लॉड डेमन एम्परर का विशाल शरीर पूरी तरह सूखकर एक विशाल किशमिश जैसा हो गया था। उसकी अधिकांश जीवन ऊर्जा जीवन के बीज ने अवशोषित कर ली थी। सीनियर ब्लड वन, ऐसे और भी अबिसल प्राणी है ना? ब्लड वन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बिल्कुल है, और उनकी संख्या भी काफी है। अगर जीवन के बीज ने सच में एक प्लेनर कोर को निगल लिया है तो एबिसल संसार के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। गर्र! धरती धस गई और लावा चारों ओर फूट पड़ा। 97वां स्तर पूरी तरह ध्वस्त हो गया और इस प्रक्रिया में अनगिनत एबिसल प्राणी राख में बदल गए। पूरे एबिस संसार में भयंकर कंपन होने लगा। प्लेनर बीज के नष्ट होने का मतलब था कि उस स्तर ने अपनी मूल शक्ति खो दी थी। ये क्या हो रहा है? 97 स्तर को क्या हो गया? एक क्रोधित गर्जना पूरे एबिस में गूंज उठी। 97 स्तर ध्वस्त हो गया। ये कैसे संभव है? 6 क्लॉड डेमन एम्परर मर चुका है और उसका प्लेनर बीज भी नष्ट हो गया है। क्या मनुष्यों के पास इतनी शक्ति कब से आ गई कि वो प्लेनर बीज को नष्ट कर सकें? ये असंभव है। लगता है हमें अपनी योजना बदलनी होगी और शायद इसके क्रियान्वयन को तेज भी करना पड़ेगा। क्या इंसान सच में इतने शक्तिशाली हो चुके हैं? एबिसल मार्ग के माध्यम से वे सक्रिय रूप से हमारी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। अगर उनके पास हमारे प्लेनर सीड्स को नष्ट करने की शक्ति आ गई है तो हमारा पूरा प्लेन गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। बस एक बेहद ठंडी आवाज़ अचानक गूंजी और सभी घबराई हुई आवाज़ें तुरंत शांत हो गईं। गहरे अंधकार के भीतर एक विशाल लंबवत पुतली धीरे धीरे जगमगाने लगी। ये एक लाल आंख थी और अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि ये विशाल आंख अनगिनत छोटी छोटी लाल आंखों से बनी हुई थी। अगर ट्राइपोफोबिया से पीड़ित कोई व्यक्ति इस भयावह दृश्य को देखता तो वो शायद तुरंत ही अनियंत्रित झटकों से भर जाता। जैसे ही ये आंख खुली, पूरा एबिसल प्लेन तुरंत शांत हो गया। ढह चुका 97वां स्तर गायब हो चुका था और अब वो अपने आसपास के स्तरों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। पवित्र प्रभु! गहराई में मौजूद सभी एबिसल सम्राटों ने एक साथ अपने सिर झुका दिए और उस लाल आंख के सामने आदरपूर्वक झुक गए। मानव जाति में एक ऐसा अस्तित्व प्रकट हुआ है जो हमें नष्ट कर सकता है। हमें उनसे पहले पहल करनी होगी। हर कीमत पर मार्ग को खोलो और मानव जाति का पूर्ण विनाश कर दो। जो भी हमारे उद्देश्य के लिए स्वयं का बलिदान देगा, मैं सुनिश्चित करता हूं कि उसके पुनर्जन्म में कोई बाधा नहीं आएगी और उसका प्लेनर स्तर 3 स्तर बढ़ाया जाएगा। मार्ग को पूरी तरह खोलने के लिए 10 सम्राटों का बलिदान आवश्यक होगा। ये ठंडी आवाज़ पूरे एबिसल के सबसे गहरे हिस्से में गूंज उठी और उसके बाद भय से भरी चुप्पी छा गई। असल में एबिसल प्लेन उस सील को तोड़ सकता था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। यदि कोई एबिसल सम्राट मरता तो बहुत संभावना थी कि उसकी जगह कोई और ले ले। ये किसी भी सम्राट को स्वीकार नहीं था। पवित्र प्रभु अनगिनत वर्षों से निद्रा में था और जैसे ही वो लौटा, सभी सम्राटों ने तुरंत उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उन्हें ये भी विश्वास था कि उसकी गारंटी के साथ वे पुनर्जीवित होकर अपनी स्थिति वापस पा सकते हैं। मैं एबिस के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। 5 भुजाओं वाला एक विशाल राक्षस आगे बढ़ा और आदरपूर्वक खड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद एक एक करके अन्य सम्राट भी आगे बढ़े और स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत करने लगे। भले ही उन्हें लंबे समय तक निष्क्रिय रहना पड़े, लेकिन पुनर्जीवन और 3 स्तर की वृद्धि का लाभ इसके योग्य था। बहुत अच्छा, अब समय आ गया है मानव जाति को नष्ट करने और उस दुनिया को निगलकर हमारे एबिसल प्लेन का विस्तार करने का। पवित्र प्रभु की भयावह आवाज़ पूरे एबिस में गूंज उठी। एबिसल प्राणी उन्माद में आ गए। अचानक चीटी सम्राट के दिल में गहरा भय उत्पन्न हुआ। क्या 6 पंजों वाला दैनव सम्राट सच में मारा गया था? उसका प्लेनर सीड वापस एबिस में क्यों नहीं लौटा? क्या इंसानों के पास अब प्लेनर सीड नष्ट करने की शक्ति आ गई है?
उसी समय आकाश में उड़ रहे अनगिनत 4 पंजों और 6 पंजों वाले चमगादड़ अचानक फटने लगे। वे बिना किसी हमले के ही ऊर्जा के गोले बनकर एबिसल भंवर में समा गए। भंवर फैलने लगा, लेकिन किस कीमत पर? चींटी सम्राट को अचानक एहसास हुआ, क्या 6 पंजों वाले सम्राट का प्लेनर स्तर ढह गया था? अचानक उसे जबरदस्त खतरे का एहसास हुआ और वो तुरंत भंवर की ओर भागा। उसे हर हाल में एबिस में लौटना था। लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी भावनाएं जम गई हैं, जैसे वो सोचने की क्षमता खो चुका हो। एक खूबसूरत लेकिन घातक तलवार की छाया उसके नीचे प्रकट हुई और उसकी ओर बढ़ी। चींटी सम्राट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खुद को गोलाकार में समेट लिया। उसके शरीर पर मोटे कवच उभर आए और एक काला द्रव बाहर फैलने लगा। ये फॉर्मिक एसिड था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। लेकिन अचानक तलवार से एक ठंडी शक्ति निकली और उसे ऐसा लगा जैसे वो पूरी दुनिया से अलग हो गया हो। ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। ये बुरा है। मानव जाति का कोई शक्तिशाली अस्तित्व यहाँ है। उसने तुरंत अपने प्लेनर सीट को एक्टिव कर आत्मविस्फोट की कोशिश की। धड़ाम! तलवार ने उसके कवच को तोड़ दिया, लेकिन विस्फोट शुरू हो चुका था। तभी एक हरी रोशनी उसकी छाती से चिपक गई और उसकी ऊर्जा जम गई। इसके बाद एक सुनहरी रोशनी बिजली की तरह आई और उसके शरीर में घुस गई। उसकी जीवन ऊर्जा तेजी से समाप्त होने लगी। ऊपर से चांदनी जैसी रोशनी उतरी और उसे ढक लिया और वो अचानक गायब हो गया। धड़ाम 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 7 तलवारें एक के बाद एक उसके सिर पर गिरी। ब्लड वन उसे मार सकता था, लेकिन वो समय खरीद रहा था तांग वुलिन के लिए। तांग वुलिन उसके जीवन बीज से उसकी ऊर्जा अवशोषित कर रहा था। जैसे जैसे चींटी सम्राट कमजोर होता गया, उसका प्लेनर स्तर भी कमजोर पड़ने लगा। तांग वुलिन के माथे पर हरा निशान चमकने लगा। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उसका शरीर उसे सहन करने की सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन अपने अनुभव के कारण वो इसे सहन कर पा रहा था। अचानक धड़क! उसके भीतर कुछ टूट गया और एक गर्म ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने एक और सफलता हासिल की। अब उसकी शक्ति 69वें स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन इतनी तेजी से प्रगति करना खतरनाक भी था, क्योंकि ये ऊर्जा अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी। जीवन का बीज अंततः प्लेनर सीट पर जड़ जमा चुका था और पूरी शाखा तुरंत जेड की तरह हरी हो गई। शक्तिशाली जीवन ऊर्जा तुरंत जीवन के बीज से प्रत्यावर्तित होकर तांग वुलिन के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसकी नसों में हो रहा तीव्र दर्द कम हो गया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस प्रकार का पोषण उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक होगा और ये उन समस्याओं को भी दूर कर सकता था जो उसे अभी अभी तेज प्रगति के कारण हुई थी। सरल शब्दों में कहें तो ये पोषण उसके शरीर रूपी छोटे झील को विस्तारित कर रहा था और साथ ही उसकी शारीरिक संरचना को मजबूत भी बना रहा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस थोड़े से समय में ही तांग वुलिन की शारीरिक क्षमता में उतना सुधार हुआ जितना सामान्य साधना से पूरे 1 वर्ष में भी नहीं हो सकता था। ये उसके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर थी, खासकर ये देखते हुए कि भविष्य में उसे गोल्डन ड्रैगन किंग की सील्स को तोड़ना होगा। उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ थोड़ा सा सुधार करना भी बेहद कठिन था। बड़े सुधार की तो बात ही अलग थी। आज उसे जो अवसर मिला था वो पहले उसके लिए पूरी तरह अकल्पनीय था। एंड सम्राट को अंततः समझ आ गया कि 6 क्लॉड डेमन एम्परर का विनाश कैसे हुआ। जब उसके प्लेनर सीड को जीवन के बीज ने जकड़ लिया तो उसका संघर्ष धीरे धीरे कमजोर होता गया और जिस अबिसल स्तर से वो संबंधित था उसकी मूल शक्ति को जीवन का बीज तेजी से निगलने लगा। तांग वुलिन ये भी महसूस कर सकता था कि जीवन के बीज के भीतर कई रोचक परिवर्तन हो रहे थे। उससे निकली शाखा और भी मोटी हो गई थी और उससे भी अधिक आश्चर्यजनक ये था कि उसके भीतर की समृद्ध जीवन ऊर्जा अत्यधिक संकुचित होकर भीतर ही भीतर संचित होने लगी थी, मानो इसे भविष्य के लिए संग्रहित किया जा रहा हो। अब जब जीवन का बीज प्लेनर सीड से जुड़ गया था तो अधिकांश ऊर्जा उसी की ओर प्रवाहित हो रही थी और तांग वुलिन इस अवसर का लाभ उठाते हुए जीवन ऊर्जा के पोषण को महसूस कर रहा था। साथ ही अपनी रहस्यमयी स्वर्ग विधि मिस्टीरियस हेवन मेथड को सक्रिय कर अपने शरीर की स्थिति को संतुलित कर रहा था। उसे अपने जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम मिलेंगे जिनसे वो इतना बड़ा सुधार कर सके। इसके अलावा उसे हल्का सा आभास हो रहा था कि जीवन और विनाश के प्रति उसकी समझ भी कुछ गहरी हो गई है। अतीत में उसने डेमोनिक आइलैंड पर इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को महसूस किया था और वर्तमान में जीवन के बीज से उसे जो जीवन ऊर्जा मिल रही थी वो उससे भी कहीं अधिक शुद्ध और प्रबल थी। आखिरकार ये एक पूरे प्लेन की शक्ति थी। वो इस शक्ति का सीधे उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन ये मत भूलिए कि वो प्रकृति का पुत्र था। ऐसे में जीवन ऊर्जा निश्चित रूप से उसके शरीर को यथासंभव सशक्त बनाएगी और ये अवसर उसी ने
उत्पन्न किया था, इसलिए इस ऊर्जा का प्रतिफल उसे मिलना ही चाहिए था। ब्लड वन ने अपनी हार्टलेस स्वॉर्ड वापस ले ली और वो अत्यंत प्रसन्न था। उसने अभी तक अबिसिल मार्ग की स्थिति का निरीक्षण नहीं किया था, लेकिन ये तथ्य कि अब तक केवल 2 अबिसिल सम्राट ही प्रकट हुए थे, ये दर्शाता था कि ये मार्ग अभी भी पूरी तरह खुला नहीं था। 2 अबिसिल स्तरों को नष्ट करके उन्होंने पूरे अबिसिल प्लेन को भारी क्षति पहुंचाई थी। साथ ही वो अपने शत्रुओं को नष्ट करके स्वयं भी लाभ प्राप्त कर रहे थे। यदि वे भविष्य में इसी प्रकार और अबिसिल सम्राटों को नष्ट कर सकें तो अबिसिल प्लेन एक बड़ा खतरा नहीं रहेगा। इससे न केवल डोलोओ कॉन्टिनेंट का जीवन बीज पोषित होगा, बल्कि तांग वुलिन की वृद्धि भी तेज होगी। ये वास्तव में दोनों पक्षों के लिए लाभदायक स्थिति थी। जैसे ही ब्लड वन ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था, अचानक झांग हुआन व्यून द्वारा बनाए गए पूरे क्षेत्र में तेज कंपन होने लगा। तुरंत एक घबराई हुई आवाज गूंजी, मुझे आपकी मदद चाहिए ओल्ड मैन काओ, अबिसिल मार्ग पूरी तरह टूटने वाला है। ये सुनते ही ब्लड वन का दिल दहल गया। जब वो पहले अबिसिल मार्ग के भीतर गया था तब उसने देखा था कि उस पर लगा सील पूरी तरह टूटा नहीं था। संभवतः अबिसिल प्राणियों ने किसी अज्ञात विधि से एक छोटा मार्ग बना लिया था। 6000 वर्ष पहले इतने शक्तिशाली लोगों ने मिलकर जो सील बनाया था वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता था। लेकिन सोचते हुए भी उसने तुरंत अपना क्षेत्र एक्टिवेट कर दिया। तांग बुलिन अब अबिसिल सम्राट पर पूरी तरह हावी था, इसलिए अब उसे सहायता की आवश्यकता नहीं थी। उसी समय अबिसिल मार्ग के भीतर से लगातार तेज टूटने की आवाजें आने लगी। भयानक ऊर्जा तरंगे बाहर की ओर फट रही थीं, जो बाहर निकलते ही अबिसिल प्राणियों को चूर चूर कर रही थीं और उन्हें ऊर्जा में बदलकर वापस अबिसिल प्लेन में भेज रही थीं। मार्ग के भीतर स्थित भंवर अचानक नीचे धंस गया और हजारों वर्षों से अड़े खड़े सील में बड़ी दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से गाढ़ी अबिसिल ऊर्जा रिसने लगी। ये क्या हो रहा है? ब्लड वन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। झांग हुआन व्यून का चेहरा भी काला पड़ गया। हम मुश्किल में हैं। क्या तुम लोग सफल हुए? हाँ, 6 क्लॉड डेमन एम्परर मर चुका है और उसका अबिसिल स्तर भी शायद नष्ट हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी अबिसिल सम्राट ये महसूस कर चुके हैं और अब पूरी ताकत से बाहर निकलकर अंतिम युद्ध छेड़ना चाहते हैं? उन्होंने सोचा था कि कुछ अबिसिल सम्राटों को मारकर अबिसिल प्लेन खुद ही मार्ग को बंद कर देगा, लेकिन इसके विपरीत वो अब जबरदस्ती सील तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये स्पष्ट रूप से एक सर्वनाशिक युद्ध की तैयारी थी। हुआन व्यून, हमें उन्हें सील तोड़ने नहीं देना चाहिए। हमें ब्लड गॉड एरे एक्टिवेट करना होगा। हालांकि झांग हुआन व्यून हिचकिचा रहा था, लेकिन अगर ऐसा किया तो तुम और बाकी ब्लड गॉड्स इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाओगे। काओ दजी ने दृढ़ता से कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर सील टूट गया तो सभी अबिसिल सम्राट एक साथ आ जाएंगे और वो पूर्ण विनाश होगा। इतना कहकर वो हवा में उठ गया और चिल्लाया, सभी ब्लड गॉड बटालियन सदस्य, ब्लड गॉड एरे की तैयारी करो। उसने अपनी प्राचीन लंबी तलवार उठाई, इस बार केवल एक तलवार। तलवार लगभग 1.5 मीटर लंबी थी, जिसकी धार पानी की लहरों जैसी ठंडी चमक रही थी। उसके नीचे से 9 सोल रिंग्स प्रकट हुए, 6 काले और 3 लाल। वो तांग संघ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, तांग संघ और डोलोओ पैलेस का मालिक। जैसे ही उसकी पूरी शक्ति प्रकट हुई, आकाश तक अंधकारमय हो गया। काओ दजी ने अपनी हार्टलेस स्वॉर्ड को आसमान की ओर उठाया। तुरंत एक प्रकाश किरण उतरी और एक विशाल सुनहरी तलवार में बदल गई, जो सीधे अबिसिल की गहराई में जा धसी। उसकी तीव्र शक्ति से अबिसिल ऊर्जा तुरंत पीछे हट गई और मार्ग साफ हो गया। झांग हुआन व्यून भी तुरंत सक्रिय हो गया। उसने अपने हाथ घुमाए और 9 सुनहरी रोशनियां गुफा की दीवारों की ओर उड़ गईं। जब वो दीवार पर पहुंची तो वो 9 ढाल शेप के बैज निकले। हर बैज पर उसके पहले मालिक की छवि थी। अतीत में यही 9 शक्तिशाली अस्तित्व थे जिन्होंने मिलकर एबिसिल प्लेन को सील किया था, और 6000 से अधिक वर्षों के बाद ये बैज आखिरकार फिर से प्रकट हुए। 9 बैज गुफा की दीवार में समा गए और पूरा एबिसिल मार्ग तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगा। सुनहरे पैटर्न का एक विशाल जाल इन 9 बैजों को केंद्र बनाकर फूट पड़ा और एबिसिल मार्ग की गहराइयों तक फैल गया। मार्ग के भीतर से अभी भी तेज गर्जना की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा स्थिर हो गया था। गुफा की दीवार से धीरे धीरे 9 गोल प्लेटफॉर्म बाहर आए। ब्लड वन का शरीर हल्का सा डगमगाया और वो 12 बजे की दिशा वाले प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया। बाकी 8 ब्लड गॉड्स भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। मैं अपने रक्त को अर्पित करता हूँ। ब्लड वन के शरीर से रक्त की धुंध निकल पड़ी। उसके रोम छिद्रों से रक्त बाहर निकल गया, जिससे उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बाकी 8 ब्लड गॉड्स ने भी एक साथ दोहराया, मैं अपने रक्त को अर्पित करता हूँ, और उनके शरीर से भी रक्त की धुंध निकलकर प्लेटफॉर्म में समा गई। गुफा के अंदर सुनहरे रून तुरंत चमक उठे और सब कुछ रोशनी से भर गया। ऊपर से देखने पर नीचे काले धुएं का विशाल घुमाव दिखाई दे रहा था और लगातार टूटने की आवाजें आ रही थी। गहराई में बैंगनी रोशनी चमक रही थी और ऊपर फैलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्लड गॉड्स के रक्त के कारण सील मजबूत होने लगी और बैंगनी रोशनी को नीचे दबाया जाने लगा। ब्लड वन की आवाज गूंजी,
प्राकृतिक आत्माओं मेरी पुकार सुनो, डुलो की आत्मा नींव बनाएगी। ब्लड 2, जल की आत्मा मेरी पुकार सुनो। ब्लड 3, अग्नि की आत्मा। ब्लड 4, पृथ्वी की आत्मा। ब्लड 5, वायु की आत्मा। ब्लड 6, प्रकाश की आत्मा। ब्लड 7, अंधकार की आत्मा। ब्लड 8, समय की आत्मा। ब्लड 9, अंतरिक्ष की आत्मा। जैसे ही ये मंत्र गूंजे, 9 प्लेटफॉर्म अलग अलग रंगों से चमक उठे, नीला, लाल, पीला, सफ़ेद, काला, सुनहरा और चांदी जैसा। 9 ब्लड गॉड्स के रक्त से 9 प्राकृतिक शक्तियां सक्रिय हो गई थीं। ये ब्लड गॉड एरे उन 9 महान अस्तित्वों द्वारा बनाया गया था जिन्होंने डुलो महाद्वीप की प्राकृतिक शक्तियों को एकत्र करके इस सील को बनाया था। लेकिन उस समय एबिसल शक्तियों ने विरोध किया और कुछ दरारें बना दी। यही 36 शाखा मार्ग बने। ब्लड गॉड्स का मुख्य कर्तव्य था इन शक्तियों को फिर से सक्रिय करना। हालांकि वे उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनके बैटल आर्मर ने उनकी शक्ति को बढ़ा दिया था। ब्लड 1 अकेले ही एरे का 1/3 सक्रिय कर सकता था। ऊपर आकाश में बदलाव होने लगा। अलग अलग तत्वों की ऊर्जा तेजी से इकट्ठी होने लगी। डुलो महाद्वीप की प्राकृतिक शक्तियां खुद अपने संसार की रक्षा करने लगी। एक विशाल 9 रंगी प्रकाश कवच एबिसल मार्ग के ऊपर बन गया। दरारें भरने लगी, लेकिन दूसरी ओर एबिसल सम्राट खुद को विस्फोटित कर रहे थे और शुद्ध ऊर्जा से सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये अब केवल युद्ध नहीं था, ये 2 दुनियाओं का टकराव बन चुका था। झांग हुआ न्यून ने आदेश दिया, सभी लोग तैयार हो जाओ, रेड अलर्ट। ब्लड गॉड्स ने सील को स्थिर कर दिया था, लेकिन एबिसल प्लेन पूरी ताकत से हमला कर रहा था। ब्लड गॉड लीजन भी युद्ध के लिए तैयार था। 10 से अधिक टाइटल डुलों और सभी शक्तिशाली योद्धा। 21 एबिसल प्लेन के भीतर, हम बहुत ज्यादा बलिदान दे रहे हैं होली लॉर्ड। चुप रहो, अगर 10 सम्राट काफी नहीं तो 15-20 तक भी जाओ, हमें इंसानों को मौका नहीं देना। अचानक पूरा एबिसल प्लेन हिलने लगा। कई कमजोर प्राणी नष्ट हो गए। एक विशाल लाल आंख चमकी। एंड सम्राट का प्लेनर सीट भी नष्ट हो गया। अब समझते हो हम क्यों पूरी ताकत से युद्ध कर रहे हैं? होली लॉर्ड गर्जा और एक लाल किरण सील पर टकराई। धड़ाम, 9 ब्लड गॉड्स हिल गए। 3 ने खून उगल दिया। ब्लड 1 ने अपनी तलवारों से उनकी रक्षा की। सील फिर टूटने लगी। काली ऊर्जा के विस्फोट से असंख्य एबिसल प्राणी बाहर आने लगे और उनमें कम से कम 5 एबिसल सम्राट थे।